क्या होगा विवान का अगला फैसला? शारदा ने विवान को बताया गौरी के पास्ट का सच। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र में शारदा वीना के काली सच को विवान से बता देती है। फिर विवान को अफसोस होने लगता है कि उसने गौरी को घर से निकाल दिया था। तो आइए देखते हैं कि आज का एपिसोड, जो कि शुरुआत होती है विवान और गौरी के बीच तनावपूर्ण बातचीत से होती है। विवान गौरी से कहता है कि उसकी मां की हालत के लिए वह जिम्मेदार है। गौरी उसे याद दिलाती है कि उसने भी किसी अपने को खोया है। विवान स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, गौरी को भरोसा दिलाता है कि वह सच्चाई को उजागर करने में उसकी मदद करेगा, लेकिन साथ ही अनुरोध करता है कि वह उसकी मां को कुछ समय और जगह दे। हालांकि गौरी अपने इस विश्वास पर अड़ी हुई है कि उसकी मां कुछ महत्वपूर्ण बात छिपा रही है। विवान अपनी मां का बचाव करते हुए कहता है कि उसे उन पर पूरा भरोसा है और उसे लगता है कि कामिनी की दिमागी खेल खेल रही है। विवान के तर्क के बावजूद गौरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। फिर गौरी विवान को उस अनुबंध के बारे में याद दिलाती है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वह अब उसके परिवार का हिस्सा है और वह उसका समर्थन करने के लिए बाध्य है, लेकिन उसकी नज़र में वह वास्तव में उस पर भरोसा नहीं करता है। वह व्यक्त करती है कि वह अभी भी उसकी दुनिया में एक अजनबी की तरह महसूस करती है और विवान समान रूप से उलझन में महसूस करते हुए अपनी मां के प्रति उसकी भावनाओं के बारे में भी यही कहता है। बहस विवान के चले जाने और अपने पीछे का गेट बंद करने के बाद समाप्त होती है, जिससे गौरी अकेली रह जाती है। अपनी हताश के बावजूद विवान का दिल बदलने लगता है और वह गौरी पर भरोसा करने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ प्रथमवंशी चर्चा करता है कि कामिनी कुछ बड़ी योजना बना रही है। वह बताता है कि रिश्वा की जगह किसी के ऐसे व्यक्ति ने ले ली है जिसकी मौजूदगी में एक अंधेरा है। उसी समय विवान का हमशक्ल चुपके से केसर को अपने घर ले जाता है। केसर अभी भी होश में है, एक अपरिचित जगह पर जागती है, बेचैन महसूस करती है, जबकि डुप्लीकेट विवान चुपचाप उस पर नज़र रखता है। इस बीच गौरी अपने पुराने घर लौट आती है। चारू उसे गर्मजोशी से गले लगाती है और जल्दी से जान जाती है कि गौरी के पास अलौकिक शक्तियां हैं। उत्सुक और चकित होकर वह गौरी से उसकी क्षमताओं के बारे में पूछती है। रेखा पूछती है कि क्या हुआ है, क्यों लौट कर आई हो। जी हाँ दोस्तों, लौट के गौरी वह स्पष्ट करती है कि वह उसकी आखिरी यात्रा होगी। वह रेखा से दृढ़ता से कहती है कि उसने पिछले 14 साल में उससे कभी भी नहीं मांगा और अब वह बोझ नहीं बनना चाहती है। गौरी जोर देती है कि वह उसका खर्च उठाएगी और सम्मान के साथ जिंदगी। रेखा चारू से शिकायत करती है कि गौरी बड़ों से बात करना नहीं जानती, लेकिन चारू इसे आत्मसम्मान कहती है। इस बीच केसर को एक पुरुष और महिला द्वारा ठंडे व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जो उसके चाचा और चाची निकलते हैं। वे उसकी आलोचना करते हैं और देखते हैं कि उसके कपड़े फटे हुए हैं। चाची उसे डांटती है और पैसे मांगती है, जबकि चाचा पिछली गलती के लिए परिणाम भुगतने की धमकी देता है। केसर उनसे विनती करती है कि वे उस पक्षी को चोट न पहुंचाए जिसका इस्तेमाल वे इस पर दबाव बनाने के लिए करना शुरू कर देते हैं। वह किसी तरह पैसे का इंतजाम करने का वादा करती है। वह अनक्षा से उसे एक आखिरी मौका देते हैं। विवान के घर वापस आकर वह और गौरी दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। गौरी को उनके बीच हुई कठोर शब्दों की याद आती है और विवान उसके बारे में अपने संदेहों पर विचार करता है। उनकी भावनाएं गहरी होती हैं। विवान बचपन के जूते की एक जोड़ी देखता है जो उसे गौरी की याद दिलाती है और गौरी को विवान की कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो वही भावनाएं जागती हैं। दोनों रोने लगते हैं। लालसा और उलझे तनाव से विभूत उस समय गौरी को खिड़की से कोई उसे दिखाई देता है और वह जल्दी से उठकर देखती है कि वह कौन है। अगली सुबह वीना भगवान भोलेनाथ के सामने एक दिया जलाती है। गहरे विचारों में डूबी हुई उसे याद आता है कि गौरी ने उसके बारे में कुछ पता लगा लिया है। शारदा उसके पास जाती है और वीना को याद दिलाती है कि सच छिपाने की वजह से गौरी घर छोड़कर चली गई है। वीना डरी हुई है। वह कबूल करती है कि अगर सच सामने आ गया तो विवान उससे दूर चला जाएगा।
शारदा उसे जोखिम उठाने और सच बताने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे याद दिलाती है कि ऐसा करना सही है। वीना अभी भी हिचकिचा रही है। उसे डर है कि सच उसके सामने कामिनी के पिछले संबंध को उजागर कर देगा। तभी विवान बातचीत सुन लेता है। शारदा उसकी ओर मुड़ती है और कहती है कि गौरी शुरू से ही सही थी। यह वीना ही थी जिसे गौरी के माता पिता का पता बताया था। जी हाँ दोस्तों, अजीबोगरीब आवाज़ें सुनते हैं। जांच करने के लिए दौड़े वे कामिनी को सोफे पर शांत बैठे हुए देखकर चौंक जा गए। विवान और गौरी तुरंत अपने परिवार की जांच करने जाते हैं, लेकिन कामिनी विवान से भिड़ जाती है और कहती है कि वह अपने बेटे को लेने आई है। विवान उसे अपनी मां मानने से इनकार करता है और उसे चेतावनी देता है कि वह चली जाए, अन्यथा वह कठोर कदम उठाएगा। कामिनी ने जवाब में धमकी दी कि अगर वह नहीं माना तो वह अपने परिवार के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। विवान पीछे नहीं हटता, कामिनी से कहता है कि यह शांति से जाने का उसका आखिरी मौका है। फिर वह उस पर हमला करता है, लेकिन वह कुशलता से अपना बचाव करती है। इस बीच सिया और हर्ष असमंजस में स्थिति में हैं। उन्हें नहीं पता कि सावमणि वहाँ मिलेगी। हर्ष सिया से पूछता है कि क्या वह गौरी की एकमात्र रक्षक है। तभी उन्हें कोई व्यक्ति उनके पास आता है दिखाई देता है। हर्ष सहज रूप से उस आकृति पर बंदूक तानता है, लेकिन सिया उसे चारू के रूप में पहचान जा लेती है। सिया समझाती है कि चारू एक भविष्यवक्ता है और वर्तमान संकट से निपटने में उसकी मदद कर सकती है। घर वापस आकर कामिनी जोर देती है कि विवान उसके साथ आए, लेकिन विवान उसे बताता है कि वह अपने परिवार को बचाने की उम्मीद में जाने को तैयार है। परिवार के सदस्य उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, उसे न जाने का आग्रह करते हैं। वे उसे एक गंभीर गलती करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामिनी उनको प्रयास का मजाक उड़ाती है। गौरी आगे बढ़ती है और सभी को आश्वस्त करती है कि प्यार और एकता कामिनी की बुराई के खिलाफ उनके सबसे मजबूत हथियार हैं। वह कामिनी से कहती है कि वह कभी सफल नहीं होगी। भगवान राम की बुरी ताकतों से खिलाफ जीत का उदाहरण देते हुए कामिनी गौरी की बातों को खारिज करती है। दावा करती है कि अब कोई भी देवैया सब हस्तक्षेप नहीं है उन्हें बचा सकता है। हालांकि गौरी को भरोसा है कि वह भगवान का आशीर्वाद उसे हराने के लिए काफ़ी है। कामिनी ने कहा कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता और वह हमेशा जीतेगी। इस बीच विवान मूर्ति को वापस पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ता है। गौरी अपने परिवार की रक्षा के लिए एक मजबूत करना शुरू करती है, लेकिन कामिनी अपने जादू से जवाब देती है। उनकी शक्तियाँ वापस में टकराती हैं और कामिनी क्षण भर के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी चालें वांछित प्रभाव डालने में विफल हो जाती हैं। उसके बाद कामिनी गौरी से जादुई अंगूठी छीनने में कामयाब हो जाती है। उसे कमज़ोर होने के लिए हंसती है। वह गौरी को ताना मारते हुए कहती है कि वह 20 साल बाद आई है, उसे सामना करना पड़ेगा। आई भी है, उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगी। कामिनी का दुष्ट जादू तेज हो जाता है और वह गौरी की आंखों के सामने विवान को मारने की धमकी देती है। गौरी असहाय होकर देखती है कि कामिनी का जादू विवान का गला घोट रहा है। उसे बचाने के लिए बेताब गौरी हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन कामिनी उसे जोर से धक्का देकर अलग कर देती है। विवान कामिनी के जादू से तहत संघर्ष करता है। उसके शरीर को खून बहने लगता है और कामिनी उसे हवा में उठाती है। गौरी रोती है। विवान को पीड़ित होते हुए देखने में असमर्थ है। वह कामिनी से रुकने की विनती करती है, लेकिन कामिनी कोई दया नहीं दिखाती। विवान जादुई ऊर्जा से छलनी हो जाता है। उसका शरीर दर्द से तड़पता है। यह भयावह दृश्य को देखकर परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी खुद को संभाल नहीं पाती। कामिनी की विनाशकारी शक्ति को रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए असमर्थ जैसी ही चीज़ें निराशाजनक लगती है। गौरी कामिनी को रोकने के लिए चिल्लाती है और उसी पल उसने आसपास के सभी पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ाने लगती है। कामिनी दंग रह जाती है और परिवार के सदस्य गौरी की शक्तियों को प्रकट होते हुए विस्मय से देखते हैं। इस बीच गौरी सिया चारू को जगाती है और उससे पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रही है। चारू बताती है कि वह उसे सब मणि खोजने में मदद करने के लिए यहाँ आई है और वे जल्द ही से समझ जाते हैं कि गरजने वाला तूफान किसी महत्वपूर्ण चीज़ का संकेत देता है। चारू अपनी दृष्टि का प्रयोग करके सावमणि का पता लगाती है और वे एक पेड़ का अंकित त्रिशूल का चिन्ह देखते हैं
जो उन्हें सावमणि तक ले जाता है। उसी समय द्वारा खुलती है और गौरी धनुष उठाने की तैयारी करती है। हर्ष से और चारों आखिरकार सावमणि को ढूंढ लेते हैं और गौरी नई ताकत के साथ अनुष्ठान धनुष उठाकर शुरू कर देती है। जैसे ही गौरी हथियार उठाती है, हर कोई शिवास की देखने चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी द्वारा विवान को कुएं से बाहर निकालने से होती है। ठीक उसी समय कामनी की मूर्ति चमकने लगती है, जिससे सभी दंग रह जाते हैं। गौरी विवान को चेतावनी देती है कि कामनी 1 घंटे के भीतर जाग जाएगी और जल्द ही रक्त चंद्रमा पूरा हो जाएगा। विवान गौरी को पकड़ लेता है और प्रथमवंशी सभी को सूचित करता है कि कामनी वापस आ रही है और अच्छाई और बुराई के बीच एक बड़ा टकराव होने वाला है। शारदा पूछती है कि वे खुद का बचाव कैसे करेगी और प्रथमवंशी पवित्र हथियार विश्व धनुष का महत्व समझाता है। गौरी विवान से कहती है कि उसने कामनी की मूर्ति पर हमला करके गलती की है और अगर वह कुछ भी गलत हुआ तो वह उसे खो सकती है। विवान कहता है कि वह किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन गौरी बहुत आहत होकर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। वीणा गौरी को विवान की जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है और गौरी उसे उसकी रक्षा करने और कामनी का सामना करने के लिए उसके पास सीमित समय के बारे में अपनी चिंता साझा करती है। एकजुट होकर परिवार हथियारों के साथ खुद का बचाव करने और संकल्प लेने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हर्ष को सिया से पता चलता है कि केवल ऋषभ नाम का कोई व्यक्ति ही कामनी के खिलाफ खड़ा हो सकता है और उस व्यक्ति को सावमणि की आवश्यकता है। वे उसे खोजने के लिए एक गुप्त